नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्यन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों के लिए एक बड़ी शुरुआत और पहल की है। इस पहल से भारत को कैसे मिलेगी ग्रीन मोबिलिटी की एक बड़ी सुविधा, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। चर्चा करेंगे एसआईआर मुद्दे पर जारी सियासी लड़ाई की, जहां इंडिया गठबंधन के नेता वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो चुनाव आयोग ने जनता से एसआईआर पर 5 सवाल पूछे हैं। दिखाएंगे खबर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के ऊपर कथित भ्रष्टाचार पर कसते ईडी के शिकंजे की, होगी बात बाढ़ बारिश से बिगड़े देश के कई इलाकों के हालात की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दुनिया में दौड़ेगी मेड इन इंडिया ईवी। प्रधानमंत्री ने मारुति के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को दिखाई हरी झंडी। टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी किया शुभारंभ, कहा मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है भारत। जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरुवार को होंगे रवाना। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चीन के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इंडी गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर भाजपा हमलावर, संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का लगाया आरोप। चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल, मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में सहयोग की अपील। समुद्र में और शक्तिशाली हुआ भारत। 2 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत का आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का जलावतरण। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत की नीति ना आक्रामकता ना पीछे हटना। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रलय। डोडा में फटा बादल। कटरा में लैंडस्लाइड। वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। लेह मनाली हाईवे धंसा। उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और बिहार समेत दूसरे इलाकों में बाढ़ का कहर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का आज उद्घाटन किया है। यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गणेशोत्सव की भावना के बीच मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों में निर्यात किए जाएंगे। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में 2 देशों का दौरा करेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री पहले जापान और फिर चीन का दौरा करेंगे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 29 और 30 अगस्त को वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं भारत जापान की वार्षिक शिखर बैठक में शिरकत करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक होगी। Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has foreign relations. तो जापान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे। साथ ही SCO से इतर प्रधानमंत्री कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। गौरतलब है कि SCO में भारत के अलावा बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य के रूप में शामिल हैं। भारत SCO में 2017 के बाद से सदस्य के तौर पर शामिल है। इससे पहले 2005 से भारत पर्यवेक्षक के तौर पर SCO में शामिल रहा है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे और वापस आके आपको खबर दिखाएंगे कि बिहार में औद्योगिक निवेश को लेकर क्या हुआ है बड़ा फैसला। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और बात बिहार में चल रहे SIR को लेकर इंडी गठबंधन के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे पर बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर फिर से सवाल खड़े किए और विपक्षी नेताओं द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया है। इस बीच चुनाव आयोग ने आम लोगों से SIR के मुद्दे पर 5 सवाल पूछने जा रहा है, जिसमें वो आम जनता की इस प्रक्रिया की उपयोगिता को बताने की कोशिश कर रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, लेकिन मामला राजनीतिक रूप से लगातार बिहार से लेकर दिल्ली तक गरमाया हुआ है। SIR के मुद्दे पर बिहार इस समय सियासी अखाड़ा बना हुआ है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को राहुल की इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और बीजेपी की मदद करने की बात कही। ये लोग लोगों के अधिकार को, लोगों के अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। यहाँ संविधान जो अधिकार देता है वो अधिकार जनता से छीनी जा रही है, ये उसकी मामला है। राहुल गांधी की इस यात्रा पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी हार की हताशा में चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और विपक्षी नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। ये लोग संविधान के प्रति इनकी लेस मात्र भी भरोसा नहीं है, इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद है। झूठ को सच नहीं बना सकते। राहुल गांधी वोट चोरी एक थेथोलॉजी है, थेथोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए? इससे साबित होता है ये झूठ को सच करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ। ये दोहरे चरित्र के कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, सत्ता सुख के लिए समझौता करने वाले लोग हैं। इस मानसिकता के लोग कभी सेवक के भाव से नहीं, ये तो जंगल राज के सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले युवराज हैं, जो परिवारवाद की जमींदारी को जागीर समझकर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। SIR के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है, तो इस बीच SIR का काम भी बिहार में तेजी से जारी है। वहीं सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग भी देश भर के नागरिकों से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की तैयारी कर रहा है। आयोग के इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना और इस प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाना है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के सवाल इस प्रकार हैं। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं? मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए कि नहीं? जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं? विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? इसके बाद कहा गया है, अगर उत्तर हाँ में है तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के इस कठिन कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए। जहां एक ओर SIR के मुद्दे पर राजनीति लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा रहा है, जहां सर्वोच्च अदालत ने इस प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया था, तो वहीं चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए थे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राहुल गांधी की बिहार में जारी यात्रा में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी शामिल हुए, जिसके बाद NDA नेताओं ने राहुल गांधी और रेड्डी को घेरा है। रेवंत रेड्डी ने एक बार बिहार के लोगों के DNA पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी ने रेड्डी को बिहार और बिहार के लोगों के अपमान का आरोप लगाया था।
और अब रेवंत रेड्डी को फिर से बिहार दौरे के बाद से बीजेपी ने जमकर घेरा है और कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार को उनकी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गाली देंगे क्योंकि बिहार की नौजवानों की डीएनए गलत है, खराब है, और फिर आके उनके साथ ये उनको लेके तो बिहार में घूमेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहता हूँ वो माफी मांगे बिहार की जनता को, बिहार को अपमानित करने के कारण। ये राजद कांग्रेस के लोग, अपना डीएनए का पता नहीं है इनको, और जिन लोगों के मन मस्तिष्क में बिहारियों के प्रति ये भाव है, वो कांग्रेस के लोग, राजद के लोग अपने संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसी तरह बिहार को गाली देते रहती है और रेवंत रेड्डी आज यहाँ आए हैं। बिहार की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है, ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। तो रेवंत रेड्डी के बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है क्योंकि उन्होंने बिहार और बिहारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था कुछ साल पहले। उसके बाद से वो बयान लगातार सियासी तौर पर गर्माता रहा। इस विषय पे हम करेंगे चर्चा क्योंकि एसआईआर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इस विषय पे जुड़ा हुआ आज का हमारा विशेष एसआईआर पर बवाल, ईसी के 5 सवाल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी 5 सवाल किए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ गए और कुछ ही देर में कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि साहब रेवंत रेड्डी ने ऐसा बयान दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब पुरानी बात हो चुकी है अपने आप में। अभी वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की इस पूरी यात्रा को, राहुल गांधी की इस यात्रा को दमखम देने के लिए वो आ रहा है। पहली बात तो आपने रेवंत रेड्डी का बयान पूरा नहीं बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा सोनिया गांधी तेलंगाना की मां है, लेकिन उनका डीएनए बेहतर है क्योंकि केसीआर के कुर्मी पूर्वज बिहार से आए थे। जी, वो समझ रहे हैं आप, वो अपने आप को जब तेलंगाना के लोगों को सोनिया गांधी का बच्चे बताकर कि उनका डीएनए अच्छा है, वो पता नहीं डीएनए हिंदुस्तानी है कहाँ का क्या नहीं है, परंतु वो वैसा डीएनए बताकर बिहार को डिमीन कर रहे थे, बिहार के डीएनए को डिमीन कर रहे थे। तो ये एक फर्क है। और जहाँ तक यात्रा का मामला है, यात्रा तो सबको पता है कि फेल है। वो कोई नीचे जमीन में उसकी पकड़ नहीं हो रही। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लगातार इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, झंडे बैनर लेके लोग स्वतः आ रहे हैं, वो तस्वीरें जारी कर रहे हैं। जी 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 वो झंडे बैनर लेकर क्या लगता है कि अपनी पार्टी के लोग ही चला रहे हैं, पब्लिक तो नहीं आ रही। और दूसरी बात है कि अगर इनको एसआईआर से इतनी दिक्कत है, एसआईआर को लेकर इतना हल्ला कर रहे हैं, तो ये बता देना कि कांग्रेस के या आरजेडी के कितने लोगों ने अब तक एसआईआर के नाम पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करी, मतलब नीचे जाकर उनके बीएलए ने, कितने बीएलए ने फॉर्म भरकर अपनी शिकायत दर्ज करी, कितने लोगों का फॉर्म भरवाए उन्होंने। वो तो कुल अभी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने का कुल मिलाकर 10। अगर ये हालत है तो ये तो सिर्फ तमाशा हो रहा है। और जिन को ये खड़ा करते हैं वो बाद में कहते हैं कि हमसे झूठ बुलवाया गया, हमें कह दीजिएगा कि और हम आपको राहुल गांधी से मिलवा देंगे, आइए हम आपको तेजस्वी यादव से मिलवा देंगे, इस बहाने हमसे झूठ बुलवा दिया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। एक महिला ने इस बात को स्वीकार किया था। कपिल मदान जी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, सवाल ये है कि एसआईआर पे हम बात करेंगे, लेकिन आज लगातार इस बात को लेकर सुर्खियां बन रही हैं कि रेवंत रेड्डी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया बिहार यात्रा को लेकर, वो एक सेल्फ गोल जैसा दिखाई पड़ रहा है। वो गिरती नजर आ रही है कांग्रेस लगातार अपने तमाम विपक्षियों के द्वारा। कपिल जी की कुछ एक पुराने वक्तव्य निकालेंगे तो उन्होंने जाके यही स्टेटमेंट सारे भारतीयों के बारे में भी बोली थी कि पहले ऐसा लगता था कि कोई भारत में जन्म हो रहा है। तो इस तरीके के जो शब्दावली है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यूज करी थी। पर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा इस टाइम क्या है? मुद्दा इस टाइम है एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन बिहार के अंदर कर रहा है। मुद्दा है जो 65 लाख लोगों के नाम तकरीबन वोटर लिस्ट में से डिलीट हुए हैं। मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट पे ये क्या इस पे टिप्पणी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि जो आपने 11 कागज मांगे हैं, आप आधार भी उसको कंसिडर करिए कि आप
आप वोटर लिस्ट की रिवीजन में आधार को आप हटा नहीं सकते। देखिए सारी अगर आप ये सारा प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो एक चीज बहुत साफ है, इलेक्शन कमीशन ने जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कोई ठोस जवाब इस चीज का नहीं आया। कपिल जी, आपने कहा 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। कांग्रेस ने कितने लोगों के फॉर्म की दावेदारी या उनका दावा किया है? मतलब क्योंकि सवाल ये लगातार उठ रहा है, वो चुनाव आयोग ये रोज इस बात की रिलीज जारी करता है और कहता है कि साहब वो डबल डिजिट मुश्किल से नंबर है, 10-12 नंबर है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने दावे किए हैं। आप लोग 65 लाख की बात करते हैं, लेकिन अभी तक वो 10-12 नंबर क्यों है? चीजों को कंफ्यूज कर जी, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात बहुत क्लियर बता दूं, जो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो कि कर्नाटका की थी, महादेवपुरा, उसकी थी। अभी हम ये जो 65 लाख रुपए, ये 65 लाख की कंट्रोवर्सी मैं नहीं बोल रहा, आप रिपोर्ट्स देखें, सुप्रीम कोर्ट में यही बहस की गई और ये सुप्रीम कोर्ट के आगे बोला गया कि 65 लाख लोग डिलीट हुए हैं एसआईआर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन कमीशन को एक ही आदेश दिया कि आप वोटर लिस्ट को भी कंसिडर किए। अब वो 65 लाख में कितने लोग ऐड होंगे, कितने लोग ऐड नहीं होंगे, नहीं, सवाल मेरा ये है, सवाल आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो महादेवपुरा का कर्नाटक की बात कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि वो 65 लाख हैं, 60 लाख हैं जो बिहार के नाम कटे हैं वोटर के, जिसका दावा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कितने लोगों के लिए दावे किए हैं, उनकी मदद की है? क्योंकि आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई लाखों नाम कट गए। देखिए, ये मेरा 65 लाख रुपए का 65 लाख का जो डेटा है, जो ये आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ना ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा है, ये इलेक्शन कमीशन ने माननीय उच्च न्यायालय में आके ये बात बोली। तो अब ये जान लेना कि 65 लाख लोगों में कौन सी पार्टी ने किसकी मदद करी है, किसकी, ये मुझे लगता है सर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि उनके नाम जारी किए, जो कि चुनाव आयोग ने जारी भी किए। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। शेखर अय्यर जी, सवाल ये है कि जो तमाम बातें की जाती रही हैं उनमें तमाम चीजों की स्पष्टता आती रही है, और अभी भी जिस प्रकार के सबूत पेश करने की बात राहुल गांधी या एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, कई लोगों को वो सामने लाते हैं, वो भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब जबकि 5 सवाल खुद चुनाव आयोग ने किए हैं, तो अपने आप में कुछ और ज्यादा स्पष्टता होती दिखाई पड़ रही है कि कौन कहां खड़ा हुआ। शेखर जी, देखिए, वोटरों को जागरूक करने के लिए ये 5 सवाल पूछा गया है, और इस 5 सवाल का अगर जवाब हाँ है तो अब आगे आइए, जिनका नाम कट गया है, जिनको आपकी जानकारी है, जो अभी भी जीवित है, उनको मृत्यु घोषित करके हटाया गया, तो सामने आइए। दूसरी बात, हरेंद्र जी, जब 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, आप एफिडेविट के माध्यम से हमें जानकारी दीजिए 28 तारीख तक कि किस तरह आप इलेक्शन कमीशन को मदद कर रहे हैं मामले में, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा, यानी 1,60,000 बूथ लेवल आपके एजेंट्स हैं, BLA, हाँ, 1,60,000 BLA हैं सर, हाँ, BLA है, बूथ लेवल एजेंट्स जो है अलग अलग पार्टीज के, इन्होंने क्या मदद की है। लेकिन बात क्या है कि जितने बातें आपको यात्रा में सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लेवल एजेंट्स अभी तक केवल 10 ऑब्जेक्शंस फाइल किए जी, केवल 10 किए, अभी तक नहीं किए। इसका मतलब जहां पर इसकी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, जहां पे आपको शिकायत लेनी चाहिए, वहां ना लेकर इस पर जो सीधा चुनाव कैंपेन जो चल रहा है, जो अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, चुनाव कैंपेन है जी, लेकिन चुनाव कैंपेन में चुनाव आयोग के खिलाफ ही कैंपेन हो रहा है। यह बड़ी आश्चर्य बात है कि जब विधानसभा चुनाव में, देखिए, आप अगर इलेक्शन कमीशन को ही कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी आप ही नहीं किया है जी, आप ही ने वोट, बीजेपी का वोट, आपने कांग्रेस की वोट आपने बीजेपी को दे दिया है, तो इस तरह एक तो मैं तो कभी पहले ऐसा नहीं सुना है कि कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या कोई गठबंधन ऐसी एक कैंपेन करे, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है जी, और ऐसे ही चल रहा है। मतलब आप देखिए बाकी पार्टीज में शामिल, अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अभी रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, अब कुछ दिनों में स्टालिन भी आएंगे। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहां जा रहा है, बिल्कुल कहां, किस दिशा में जा रहे हैं। कई आप बात ठीक कह रहे हैं। आरपी सिंह की सवाल ये है, लेकिन राहुल गांधी एसआईआर के मसले से बिहार में अपना विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ में थे, उनके अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ दक्षिण की ताकत भी अब
दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। तो ये तो एक बिहार में चुनाव से पहले एक शक्ति प्रदर्शन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। वो शक्ति प्रदर्शन सीधा पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा, ये भी सोचने की बात है। रेवंत रेड्डी की बात अभी बात की आप लोगों ने कि रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था बिहार के लोगों के लिए, और ये वही रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने 2018 के अभिषेक मनु सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था 70 लाख वोट यहाँ पर फर्जी हैं तेलंगाना के अंदर, जब केसीआर की सरकार थी। और जब उसमें से इलेक्शन कमीशन ने 22 लाख वोट 2023 के इलेक्शन से पहले काटा तो रेवंत रेड्डी ताली बजाकर तारीफ कर रहे थे। ये वो रेवंत रेड्डी हैं। और स्टालिन की बात कर रहे हैं, स्टालिन ने क्या कहा था बिहार के लोगों के लिए, शर्मनाक है। मतलब मैं वो बोल नहीं सकता आपके चैनल में जिस प्रकार की भाषा स्टालिन ने बिहार के लोगों के लिए बोली थी कि हमारे यहाँ क्या करने आते हैं। तो अफसोस है कि ये असल में लेकर आए, जरूर लेकर आए नेताओं को, परंतु उन नेताओं का प्रभाव क्या पड़ेगा वो दिखेगा जमीन पर। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार की जनता बहुत जागरूक जनता है, बहुत समझदार जनता है, पॉलिटिकली बहुत अजाइल जनता है, वो सब समझती है। और वह बेशक ये सब नाटक नोटंकी सब चलता रहेगा, परंतु उसके बावजूद भी जब वह वोट देने आएगी तो वो देखेंगे कि पिछले कितने सालों में कितनी सड़कें बनी, कैसे घर अच्छे स्कूल बने, कैसे बिजली अब हमारे को 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है, वो ये सब देखेंगी। वो ये नहीं कि इनके बहकावे में आएगी। और जब ये इलेक्टोरल रोल फाइनल आ जाएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि जो डुप्लीकेट वोटर है वो कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए, वो कॉमन सेंस की बात है, कटनी चाहिए। कौन कहेगा नहीं कटने चाहिए। जब कहा दूसरी जगह के बने हुए वोटरों का नाम यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, भाई अगर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली पिछले 5 साल से दिल्ली रह रहा हूँ तो मेरा वहाँ का अधिकार खत्म हो गया बिहार का। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरा अधिकार दिल्ली का रह गया, मैं दिल्ली में वोट बनाऊंगा अपना। तो ये मूल प्रश्न है जो इलेक्शन कमीशन उठाए। परंतु जो रिपीट कर रहा हूं जी, ये जितना कुछ हो रहा है ये एसआईआर का मामला नहीं है, वो बिहार को लेकर नहीं है, वो देश के अंदर एक अराजकता का माहौल खड़ा करने की बात है। देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करें जिससे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न उठे। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने आर्मी के चीफ को गुंडा कहा था, सड़क छाप गुंडा कहा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हाल में प्रियंका वाड्रा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मेरे भाई पे टिप्पणी करने वाले, उनको सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न उठाना है, उनको इलेक्शन कमीशन में प्रश्न उठाना है। और इन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश बनवा देंगे, हम बांग्लादेश जैसी स्थिति मत खड़ा करें। तो मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि हम देश के अंदर ऐसी अराजकता खड़ी कर दें, क्योंकि मोदी जी को वोट के माध्यम से नहीं हरा सकते। ठीक है, इसलिए हम अराजकता खड़ी करें। कपिल जी, सवाल यह है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करके मौजूदा व्यवस्थाओं को नकार के एक ऐसी अराजक व्यवस्था की बात राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष करते नजर आ रहे हैं जो मौजूदा व्यवस्थाओं पे आम लोगों का विश्वास एक तरीके से डगमगा देगी। तो ये रास्ता जाता कहां पे है? क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार के कुछ सबूत अपनी इस यात्रा के दरमियान एक महिला को लेकर आए, वो बाद में उन्होंने सच्चाई अलग निकली, तो विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़ा होता है। देखिए योगेंद्र जी, मैं सिर्फ आपके जो दर्शक हैं उनकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए बताऊं, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के कुछ पुराने ट्वीट्स देखेंगे तो उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में सवाल या निशान उनकी कार्यप्रणाली पर उन्होंने खुद लगाए हैं। नंबर 1, अगर आप आडवाणी जी के कुछ पुराने वक्तव्य, कुछ पुराने स्टेटमेंट्स निकालेंगे तो ईवीएम से चुनाव का ऑब्जेक्शन खुद आडवाणी जी ने किया था। तो ये तो हो गए कुछ वक्तव्य जो बीजेपी के जो वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ जो नेता रहे हैं जी, उनके रहे हैं इस मुद्दे पे। देखिए, सवाल पूछना हर एक लोकतंत्र के अंदर आपका अधिकार भी है और ये आपका दायित्व भी है। ये तो सबूत क्यों नहीं दे देते हैं सर साइन करके फिर राहुल जी? तो मैं एक बात बताइए आयेंद्र जी, पहले इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप सबूत लेके आइए, आप एफिडेविट लेके आइए, सबूत दे दिए, और आप उन्होंने बोला कि आप एफिडेविट लेके आइए। अनुराग ठाकुर जी ने भी सिमिलर एलिगेशन लगाए। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए। जस्ट अ मिनट, नहीं प्लीज कपिल, झूठ नहीं, प्लीज मैंने आपको कहीं रोका, ये आप गलत कह रहे हैं। दूसरी चीज आप गलत कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है। फिर इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज आया और उन्होंने बोला कि ये मुद्दे अगर आप हमारे को पहले बता देते तो हम शायद ये इसमें जो भी प्रक्रिया करनी थी, इस वोटर लिस्ट को ठीक करने की, हम वो कर लेते। अरे आपने किसी को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, आंखों में पट्टी बांधी हुई है, आप कागज नहीं दे रहे, आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे ताकि उसका टेक्नोलॉजी। शेखर जी, क्या विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़ा होता है जिस प्रकार का पूरा कैंपेन खड़ा किया जा रहा है? छोटा सा जवाब शेखर जी। जी, क्या विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़ा होता है जिस प्रकार का कैंपेन खड़ा किया जा रहा है लेकिन सबूत नहीं दिए जा रहे हैं, साइन नहीं किया जा रहा है, एफिडेविट नहीं दिया जा रहा है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा स्पष्ट किया कि रूल्स क्या है। रूल्स है, अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के
अगर उस चुनाव क्षेत्र से हैं आप, वोटर हैं, जी। तब आपको एक फॉर्म 7 के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं जी कि ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, मेरा नाम नहीं है, जो भी है। अगर आप वोटर नहीं है, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है, उस स्टेट के भी बिलोंग नहीं करते, जी आप इस तरह एक एलिगेशन ला रहे तो एफिडेविट माध्यम है। यही बात तो अभी मुंबई हाई कोर्ट में भी बात रिजेक्ट हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी थप्पा लगाया कि भाई एक व्यक्ति मुंबई हाई कोर्ट में यही शिकायत तो किया था कि भाई इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में जो ये है कि जो भाई कई जगह पे वोटर बढ़ गया है, ये कम हो गया है, इसको लेकर शिकायत करके कहा कि उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की थी जी। इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई आप एफिडेविट फाइल कीजिए। बिल्कुल, और वही एफिडेविट सबूत के तौर पे नहीं आता है और इसीलिए शायद विश्वसनीयता का सवाल खड़ा होता है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और अगली खबर भी बिहार से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार सरकार ने आज राज्य उद्योगों को गति देने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगाई गई है। इसके तहत जमीन, टैक्स और वित्तीय सहायता समेत कई रियायतें दी जाएंगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक निवेश करने वाले उद्योगों को विशेष लाभ मिलेगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक, जबकि 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ मुफ्त जमीन दी जाएगी। वहीं छोटे निवेशकों को वियाडा की जमीन 50% छूट पर मिलेगी। वित्तीय सहायता के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। बैंक लोन पर ब्याज में 40 करोड़ रुपए तक की छूट और SGST राहत, 14 वर्षों तक SGST की 300% तक प्रतिपूर्ति और स्वीकृत प्रोजेक्ट की लागत का 30% तक कैपिटल सब्सिडी। इसके साथ ही निर्यातक इकाइयों को प्रोत्साहन, टेक्सटाइल उद्योगों के लिए ESI EPF में विशेष लाभ और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को भी मदद दी जाएगी। राज्य में उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के मकसद से 14,600 एकड़ जमीन पर 32 औद्योगिक पार्क विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। पूर्णिया, दरभंगा, शिवहर, रोहतास, शेखपुरा और भोजपुर में जमीन का अधिग्रहण जारी है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे खबर दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर कैसे कसा है ईडी का शिकंजा, क्या है भ्रष्टाचार का मामला। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है। उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मैं हूँ बैटिंग खिलाड़ी फ्रॉम खेलते रहो प्राइवेट लिमिटेड। आजकल गेमिंग और बैटिंग ऐप बहुत ट्रेंड हो रहा है। ढेर सारे गेमिंग ऐप आपको मौका देते खेलने और कमाने का। तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लिए। नकली गेमिंग ऐप बना के खेलते खेलते मैं कभी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेता हूँ, कभी फ्रॉडुलेंट पेमेंट गेटवे का लिंक दे देता हूँ और कई बार तो गेमिंग के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर लेता हूँ। मुझे तो स्पोर्ट्स कार लेनी है। क्यों, खेलोगे ना? रुको, गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं वेरीफाई करो। पेमेंट प्रोसेसर पर रिसर्च करो, उसका यूजर एग्रीमेंट पढ़ो। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है, रंग ला रहा है। बिहार के मनीष झा, मुकुल कुमार और नजरुल आलम को अब घर के पास ही काम मिल गया है। बिहार में घर के पास ही काम मिलने से लोगों की खुशी दुगनी हो गई और उन्हें जो घर छोड़ के दूर जाना पड़ता था, अब उनको घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता है। रिवर्स माइग्रेशन, जिसे रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है, यह उस धारणा को संदर्भित करता है जिसमें प्रवासी एक निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। बिहार में तेज गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस सब को खासा प्रचलित कर दिया है। आइए हम फिर दिखाते हैं आपको एक नई कहानी जिसमें रिवर्स माइग्रेट किस तरीके से यहाँ आकर के अपने ही राज्य में काम करके खुश है। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जहां से दूसरे राज्यों की ओर पलायन होता था। बिहार में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग कौशल वाले हजारों कामगार अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जहां इन्हें पहले से ज्यादा सहूलियत और वेतन दोनों मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट एंड फिनांस मैनेजर मनीष झा बताते हैं, मैं इससे पहले जमशेदपुर में हिंदुस्तान मीडिया में काम कर रहा था। अभी यहाँ पे बिहार में ये जब से इंडस्ट्री आई है, हम लोग को अच्छा मौका मिला है जो घर के पास आकर के यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं और अच्छा ढंग से काम भी कर रहे हैं और सब सुविधा भी मिल रही है। परिवार में साल में एक बार जाना होता था, थोड़ा टाइम लगते थे, छुट्टी का दिक्कत ये हो सब। यहाँ पे पास में घर है तो फैमिली के साथ रह रहे हैं। दक्षिण में बेंगलुरु और फिर उत्तर में देहरादून में काम करके बिहार वापस लौटे मुकुल कुमार की माने तो यहाँ जब देखे कि यहाँ कंपनी चालू हो गया है तो अपना इस जगह पर आकर काम कर रहे हैं। साफ सुथरा नजर पड़ रहा तो वहाँ पैसे के कारण से पैसा बचता नहीं था, इसी कारण यहाँ के अब काम कर रहे हैं। बिहार में काम कर रहे हैं, यहाँ अच्छा लग रहा तो इसी कारण से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ फैमिली है। नजरुल आलम मानते हैं कि बिहार में अब सब अच्छा हो रहा है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी और भी कंपनियां खुलें, जैसी कंपनी में उन्हें काम मिल गया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं जो श्री नीतीश कुमार जी से और ऐसा एक आध कंपनी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से काम कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरह कभी दूसरे राज्यों में कष्ट झेलकर रोजी रोटी कमाने वाले हमारे बिहारी भाई अपने घर में ही रोजगार मिलने पर कितने संतुष्ट हैं। रिवर्स माइग्रेट कामगारों की नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो अगली खबर का रुख करें उससे पहले बताते हैं बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया है। गुजरात में विकास कार्यों का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया था। यह आज की बड़ी खबर थी। हमने विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा SIR पर चुनाव आयोग के 5 सवाल थे और कैसे सियासत भी SIR पर बिहार में गरमाई हुई है। साथ ही साथ बिहार कैबिनेट का उद्योगों को बढ़ाने को लेकर आज जो बड़ा फैसला किया गया है, उस तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि राजनीति में भ्रष्टाचार से ही जुड़ी हुई है। देश की राजनीति में एक विकल्प देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। अस्पताल निर्माण में कथित घोटाले को लेकर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद ये मामला सियासी रूप से और ज्यादा तूल पकड़ गया। यहां आम आदमी पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक नया कारनामा करार दिया है। आम
आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अस्पताल निर्माण में हुए कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सौरभ भारद्वाज के आवास समेत जांच एजेंसी ने दिल्ली में कम से कम 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। ईडी की कार्रवाई पर जहां आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए, छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया, तो वहीं भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया। भाजपा का कहना है कि पार्टी पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के मामले उठा रही है और अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इन आरोपों की पुष्टि कर दी है। हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारी की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। एसीबी की जांच से पता चला कि साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इनमें 11 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं और 13 ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल थीं। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनने थे, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि एलएनजेपी अस्पताल की लागत बिना किसी ठोस प्रगति के 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई। कई जगहों पर निर्माण कार्य बिना अनुमति के ही शुरू किया गया था और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके अलावा अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी HIMS का काम 2016 से लंबित है और इसमें जानबूझकर देरी के आरोप हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। इस मामले में भारद्वाज के अलावा आप नेता सत्येंद्र जैन की भी जांच चल रही है। भारद्वाज, जो पहले दिल्ली विधानसभा में ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, आप सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नौसेना में आज 2 स्वदेशी युद्धपोत शामिल हुए हैं। कैसे बढ़ी है भारतीय नौसेना की ताकत, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और ब्रेक के बाद खबर रक्षा तैयारियों से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर आज भारतीय नौसेना को नई शक्ति और नई पहचान मिली है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए 2 अत्याधुनिक मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को एक साथ नौसेना में आज शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस ऐतिहासिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए उस मौके पर मौजूद रहे। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के नौसेना में शामिल होने से देश की समुद्री सुरक्षा में नई धार मिली है। विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे पर आयोजित भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी को भारतीय नौसेना को समर्पित किया। यह पहला अवसर है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में बने युद्धपोत एक ही समय पर नौसेना के बेड़े में शामिल हुए। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है, बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया 100वां जहाज है। ये अपनी श्रेणी का सबसे तेज जहाज है। वहीं कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित हिमगिरी भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हैं। देश भर के सैकड़ों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इस परियोजना से जुड़े रहे हैं। दोनों युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट्स की अनुवृत्ति हैं। आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन संयंत्र से लैस इन जहाजों में स्टेल्थ तकनीक, अत्याधुनिक सेंसर और उन्नत हथियार प्रणालियां शामिल हैं। ब्लू वाटर ऑपरेशंस में ये जहाज पूरी तरह सक्षम हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। नौसेना की परंपरा के अनुरूप नए युद्धपोतों को उनके गौरवशाली पूर्ववर्तियों INS उदयगिरी F-35 और INS हिमगिरी F-34 के नाम पर रखा गया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने से न केवल भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, बल्कि यह देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव भी है। पूर्वी बेड़े में शामिल ये दोनों युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति को नई मजबूती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में RSS के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। व्याख्यान श्रृंखला में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में पिछले 40,000 वर्षों से रह रहे लोगों का DNA एक है और हम सबको मिलजुल कर रहना हमारी संस्कृति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर RSS सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है। भारत को दुनिया में योगदान देना है और अब वो समय आ गया है। दिल्ली में आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में पिछले 40,000 वर्षों से रह रहे लोगों का DNA एक है और मिलजुल कर रहना हमारी संस्कृति है। उस कंटेंट में एक परंपरा है पूर्वजों की जो हम सबकी समान है। DNA को भी देखो वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का DNA एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो है। और हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की। ये बातें अलग अलग रूप जो है वो हम में अलगाव पैदा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि एक होने के लिए यूनिफॉर्म होना पड़ता है। RSS सर संचालक ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते समय जो शासन रहा वह पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। संघ किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ प्रमुख ने कहा, हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को छोड़ रहे हैं या किसी का विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं, और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते
विद्यमान रहते, जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय, भाषा, कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ प्रमुख ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना जरूरी है। संघ अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की श्रृंखला से पूर्व देश के प्रमुख शहरों में व्याख्यान मालाओं का आयोजन कर रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश की राजनीति, कला, समाज, खेल, साहित्य, मीडिया क्षेत्र के दिग्गजों के साथ साथ कई देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया गया है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि पहाड़ से लेकर मैदान तक किस प्रकार से भारी बारिश से देखने को मिल रही हैं कई तबाही की तस्वीरें। विस्तार से खबर छोटे से ब्रेक के बाद। चार 5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात मौसम के मिजाज की। देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों मानसूनी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं से जान माल का नुकसान हो रहा है, तो मैदानी राज्यों की नदियों में आई बाढ़ की वजह से सामान्य जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। किस प्रकार से मौसम परेशानी पैदा कर रहा है, आप देखिए इस खबर को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बाढ़ और भूस्खलन, पहाड़ी राज्यों में थमा जीवन, तेज हुआ राहत बचाव कार्य। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के साथ कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। कुल्लू जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते व्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। वहीं चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे जगह जगह पर टूट गया, जिसके चलते कुल्लू मनाली की कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से बाधित हुई। जलस्तर बढ़ने के कारण मंडी में बने पंडोह डैम में डिसिल्टिंग कार्य को रोक दिया गया है। उधर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से व्यास नदी सहित अन्य नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जो हैवी ट्रैफिक से उनको रोका गया है, इसीलिए कि कहीं जिसको फिर से नुकसान ना हो। और मेन हमारी प्रायोरिटी यही है कि लाइफ जो है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उधर उत्तराखंड के थराली में राहत बचाव कार्य जारी है। मशीनों और वाहनों की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। चमोली के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए थराली में डेरा डाले हुए हैं। चमोली जिले में आपदा और बारिश की स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। वहीं उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात बाधित हुआ है। सबमर्ज रोड में थी, उस सैंड को हम लोग उठाकर पोकलैंड मशीन से साइड में लगा रहे हैं, तो एज अ पेमेंट भी काम कर रही है और एक पैराफिट के तौर पे हमें रोड धीरे धीरे खुल रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं।
उधमपुर और डोडा में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर मकान ढह गए हैं और पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह से बात कर हालात की जानकारी ली। जिस तरह से बारिश हो रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि HFL ब्रीच होगा, बट जो हमारे लोगों के रिहायशें हैं जो चिनाब के आसपास बसते हैं और जो हमारी मूवमेंट है ऑन रोड्स एडजेसेंट टू चिनाब, उस पे हमने लिमिट कर दिया है, लोगों को शिफ्ट कर दिया और उनको सेफर लोकेशंस पे शिफ्ट किया गया है। भारी बारिश के बीच श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को अचानक भूस्खलन हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। बचाव कार्य जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। वहीं लद्दाख में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण जोजिला के निकट कई स्थानों पर भूस्खलन होने से श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर आवाजाही बाधित हुई है। इसके साथ ही लद्दाख के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। खारदोंगला दर्रे, चांगला दर्रे और अन्य प्रमुख सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। बारिश के कारण गंगा, यमुना सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पंजाब के सुनाम, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर में कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया। वहीं रणजीत सागर डैम और भाखड़ा डैम में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।